में हमने देख लिया था क्वांटम मैकेनिक्स की एमएससी प्री के लेक्चर में जो क्लास चल रही है केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट में, उसमें हमने देख लिया था एसएचओ का क्वांटम ट्रीटमेंट किया था फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन से 1D एसएचओ का। 2D और 3D उसके सिमिलर है इसलिए उसको अपन डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, एसएचओ की बात की थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या होता था, दो स्प्रिंग होते थे अपने पास, दो स्प्रिंग होने के साथ साथ क्या होते थे, उसके दो मास होते थे जिन्होंने अपने रिड्यूस मास माना, रिड्यूस मास मानकर जहां m1 था उसका म्यू बनाया। म्यू बनाने के बाद पहले स्प्रिंग को दबाया, जैसे वो आया उसका विस्थापन ज्ञात किया, फिर स्टोरिंग फोर्स निकाला, फिर अपने पास जो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव उसको क्या किया, मिलाया, यानी उसका कंपैरिजन किया। फिर अपनों ने क्या क्या कंपैरिजन करने के बाद अल्फा और बीटा दो कांस्टेंट आए, अल्फा और बीटा कांस्टेंट की वैल्यू उसको शॉर्ट टर्म में बनाया। फिर अपनों ने उसके साइन और एक्स दोनों वेरिएबल नहीं थे, फिर उनका डबल डिफरेंशिएशन किया और y को साइन को वेरिएबल किया और x को कांस्टेंट किया। ठीक है, फिर उसके बाद अपनों ने कुछ और वैल्यू निकाली साइन की जो अलग अलग पॉसिबल के लिए थी। फिर अपन आते हैं 2D के लिए। फिर अपने पास लास्ट में ग्राउंड स्टेट एनर्जी आई थी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आई थी, हाफ एच न्यू। ठीक है, हाफ एच न्यू। ठीक है, ये आई थी न्यू स्क्वायर। अब देखिए इसमें अब आता है 2D। 2D यानी दो डायमेंशनल हो गए। इसमें दो डायमेंशनल होंगे तो आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक दो फॉर्म बनेंगे, समदेशिक विषमदेशिक। सम समान और देशिक विषम यानी विषमदेशिक गुण दर्शाता हो। ठीक है, अपनों ने पढ़ा है, ये कोर्स है 12th का चैप्टर था फर्स्ट, उसमें है ये। ठीक है, समदेशिक विषमदेशिक। अब देखिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें जैसे पार्टिकल इन वन डी बॉक्स, उसके लिए दो आपके क्या होती थी, कोऑर्डिनेशन होते थे, या दो आपके क्या होती थी, दिशाएं होती थी, कोऑर्डिनेट्स होते थे, उसको न्यू के इक्वल माना। इसी प्रकार एनआइसोट्रोपिक में तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसमें बीटा कांस्टेंट और बीटा वाई भी इक्वल नहीं होंगे, जबकि इसमें बी एक्स बी वाई और बी जेड, जिसे अपने माना था एक्स 0x और xl, उसी प्रकार से मान रहे हैं इसको। अब इसकी एनर्जी ज्ञात करें, जैसे उसकी एनर्जी ज्ञात करी थी E x n n y, दोनों कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करें तो अपने उसमें निकाला था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसमें nx की एनर्जी प्लस ny, दोनों की मैं प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा, nx प्लस हाफ एच न्यू प्लस ny हाफ एच न्यू। ठीक है, ये हाफ एच न्यू आ गया। अब इसमें जब इसका मान निकालते हैं अपन तो कितना आता है, E nx y हाफ हाफ, इसका क्या किया, एलसीएम लिया तो आ गया 1, तो E h न्यू 1 h न्यू। ठीक है, ये आ गया इसकी किसके लिए, 2D एसएचओ की क्या हो गई, आइसोट्रोपिक के लिए एनर्जी आ गई। अब इसके बाद 3D की बात करते हैं। 3D में करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, देखना अपन क्या करना है। 3D में बस 3 डायमेंशनल अपने को लेनी है। कितनी डायमेंशनल लेनी है, भगवान कसम 3 लेनी है, 3 डायमेंशनल लेनी है। dy एनआइसोट्रोपिक में इसमें क्या हो जाएगा, bz बराबर नहीं होगी, इसमें बीटा z बराबर नहीं होगा, 3 डायमेंशन होगी। इसमें किसके बराबर हो जाएगा, bz बराबर हो जाएगा b के। पोटेंशियल एनर्जी तीनों कोऑर्डिनेट b के बराबर मान ली जाएंगे, bz भी बीटा एक में इक्वल हो जाएगा। e nx e ny एक स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, nz इक्वल टू nx प्लस ny प्लस nz। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा en के। ठीक है, इसमें अपन क्या करना है, nx का मान रखे, रखते जा रहे तू रखते जा, 1/2 हाफ एच न्यू। ठीक है, nx प्लस 1/2 हाफ एच न्यू, nx प्लस 1/2 हाफ एच न्यू, ये ny के लिए, ये nz के लिए, ये। अब इस समीकरण में तू क्या लिख सकता है, इसको 1/2 इनका एलसीएम ले ले, एच न्यू बाहर ले लेंगे लास्ट में, तो अपन लिख सकते हैं इसका 1/2, ये टोटल कितने हो गए 3/2, तो 3/2 nx प्लस ny प्लस nz h न्यू। ठीक है, ये क्या आ गई अपनी एनर्जी, किसके लिए, ये एनर्जी आ गई 3D एसएचओ के लिए। आ गई ना, कुछ नहीं किया, 3/2 होगा ये सभी, इसको एक को मैंने एच न्यू को सभी को कॉमन ले लिया, सभी में कॉमन आ रहा था, तो अपने क्या आ जाएगा, ये इस प्रकार से अपना फॉर्मूला आ जाएगा। इसलिए अपन क्या कहते हैं, ये
3D SHO के लिए एनर्जी है। इसके बाद अपना टॉपिक आता है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। 2 लेक्चर आएंगे, इंपॉर्टेंट है, आता है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। शॉर्ट में आए तो अपने को 1 लिखा है प्लस विद एग्जांपल के साथ। अगर लॉन्ग में आए तो अपने को 7 पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो लिखे आने हैं। जैसे कि बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ चुके हैं, उसको लिखे आना है। ठीक है, देखिए पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हेडिंग क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, अभी उसके काम क्या क्या आते हैं उन्होंने। पहली बात तो ये तरंग फंक्शन भी तो बताया था, साइन भी बताया और साइन स्टार के बारे में बताया। कुछ हर्मिटियन ऑपरेटर भी दिए, कुछ प्रत्यास्थता गुणांक को बताते हैं, कुछ आइगन फंक्शन को बताते हैं। इस प्रकार के पोस्टुलेट है। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम जहां से स्टार्ट हुई थी ना, वहां की पोस्टुलेट है भाई साहब ये। फिर इसका एक पार्ट पूरा हो जाएगा, फिर आएगा इसके अप्रोक्सीमेशन मेथड, वो होगा इसका सेकंड पार्ट। देखिए पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बात कर रहे थे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है इसका, इसमें लिखवा दूंगा मैं, पहले ये समझिए। ये बताना चाहता है कि कोई भी सिस्टम होता है, उसके फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं? 2 फंक्शन होते हैं, जैसे साइन और साइन स्टार। साइन स्टार कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, और जो स्टेट फंक्शन होता है, जिसे स्टेट फंक्शन कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पर, वो उसके टाइम पर निर्भर करता है। इसलिए क्या कहते हैं अपन, कोई भी सिस्टम होता है उसके लिए जो उसका फलन होगा वो सिस्टम फंक्शन के इक्वल होगा, तथा उसमें 2 फंक्शन होंगे, एक साइन स्टार तथा एक साइन। दूसरा बात बताना चाहता है, इसलिए इस सिस्टम को स्टेट फंक्शन कहते हैं। सिस्टम कोऑर्डिनेट टाइम का फलन होता है, और जो सिस्टम कोऑर्डिनेट होंगे जैसे x, y, z, ये सभी क्या होंगे? टाइम के क्या होंगे? फंक्शन होंगे। जैसे फर्स्ट अपन इक्वेशन लिखते हैं तो म्यू x y z t, क्योंकि फलन बता रहा है कोऑर्डिनेट का, प्लस आयोटा। आयोटा की वैल्यू ये रही, आयोटा की वैल्यू होती है -1। ये न्यू क्या है? v क्या है? पोटेंशियल एनर्जी x y z t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। म्यू तथा v क्या है? रियल फंक्शन है। ठीक है, रियल फंक्शन है, पोटेंशियल नहीं है, रियल फंक्शन। ठीक है, vx होती है, सॉरी। इसमें x, y, z क्या है? कोऑर्डिनेट्स है, बच्चे को बताया। आयोटा का मान √-1 होता है। उसके बाद आता है साइन स्टार। साइन स्टार होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये तो बताया था मैंने डेफिनेशन में, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी होता है। इसमें स्टेट फंक्शन में 2 फंक्शन लिखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एक नॉर्मल। कॉम्प्लेक्स में म्यू x, y, स्टार, इसमें ये आयोटा नेगेटिव में होता है, यहाँ ये आयोटा पॉजिटिव में चलता है। आयोटा की -1 होती है। ये सेम रियल फंक्शन है x, y, t। इक्वेशन नंबर 2। जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा निकल के सामने आएगा साइन स्टार, क्योंकि अपने को स्टेट फंक्शन निकालने इसलिए करना पड़ेगा। तो इसका जब अपन परिणाम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर x, z, y t स्क्वायर प्लस आयोटा v स्क्वायर x, y, t। अब ये आयोटा v स्क्वायर है, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये माइनस हो गया तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस हो गया, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो गया। तो अपने क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो रूट एक आयोटा -1 आयोटा स्क्वायर, तो रूट आयोटा -1 इंटू रूट आयोटा -1, तो कितनी आ जाएगी? -1 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये क्या करना चाहता है? पोस्टुलेट ऑफ फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट पोस्टुलेट समझ में आया ना रे? आया ना? वो इसने बताया, लिखिए आप फर्स्ट पोस्टुलेट लिखिए लैंग्वेज में। किसी सिस्टम की स्टेट की व्याख्या एक फंक्शन के द्वारा की जा सकती है। वह फंक्शन उस सिस्टम के कोऑर्डिनेट व टाइम का फलन होता है, इस कारण से उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं। इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स फलन होता है। यह एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फलन होता है, बस इतना ही लिखना था। यानी स्टेट फंक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स फलन होता है, 2 फलन होते हैं और कोऑर्डिनेट टाइम पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सेकंड लिखिए आप, सेकंड बात लिखिए, सेकंड क्वांटम का पोस्टुलेट लिखिए, सेकंड पोस्टुलेट लिखिए। किसी भौतिक प्रेक्षण योग्य गुण ए, यानी गुण क्या मान है? क्वालिटी ए, उसके मान वही पॉसिबल होंगे, यानी वही मान उसके पॉसिबल होंगे
जो कि आइगन इक्वेशन की सहायता से आइगन आइगन इक्वेशन की सहायता से निकाले जाते हैं। लिखिए ए कैप एफ एक्स इक्वल टू के एफ एक्स, ए कैप एफ एक्स ब्रैकेट में लिखना है एक्स इक्वल टू के एफ एक्स। यहाँ पर के है कांस्टेंट वैल्यू, ए ऑपरेटर फंक्शन और के मान बता रहा है, यानी के मान वही पॉसिबल आएंगे जो उसके प्रश्न योग्य भौतिक गुण होते हैं, यानी आइगन वैल्यू होनी चाहिए। वो क्या है, आइगन वैल्यू की सहायता से निकाले जाते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू होनी चाहिए। जैसे क्या लिखना अपने को, ये लिखना है सेकंड पोस्टुलेट में अपने को कौन सा लिखना है, वही मान पॉसिबल होंगे जो उसके क्या हो गया आइगन वैल्यू के लिए पॉसिबल है। आइगन वैल्यू होनी चाहिए। प्रेक्षण योग्य गुण ए, यानी गुण क्या बता रहा है, ए बता रहा है। ये मान पॉसिबल होते हैं जो किसी भौतिक राशि के आइगन वैल्यू के मान के इक्वल होते हैं। आइगन वैल्यू ऐसे निकाले थे ना आपने, आइगन वैल्यू ऐसे लिखना IGN, आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन कैसे लिखना है अपने को सेकंड पोस्टुलेट ऐसे लिखना है। ये बता रहा था मैं, ए कैप एफ कॉमा एक्स इक्वल टू के एफ कॉमा एक्स। के क्या है, आइगन कांस्टेंट, तो ये निर्धारित करेगा यानी कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी नहीं होगी। ये आइगन कांस्टेंट है, ये ऑपरेटर है, ठीक है, और ये आइगन फलन है, ये ऑपरेटर है, बताया था ना, ये ऑपरेटर है, और ये क्या है, आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन। तो इस प्रकार से अपना क्या करना है, ये सेकंड लिखना है, सेकंड पोस्टुलेट। ये एग्जांपल उसका बना लीजिए। आया ना, वो आ रहा है ना समझ में, ठीक है। ये आपके सेकंड पोस्टुलेट, 2 पोस्टुलेट करवा दिए हैं और करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद इसके 6-7 पोस्टुलेट और बचते हैं, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे इस पार्ट को अपन सल्टा देंगे फर्स्ट पार्ट को। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।